और मैं मायूस भी होता हूँ जब ये स्टोरी शूट करता हूँ, क्योंकि किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा होता हूँ मैं कि वो गरीबी जो है, जो भूख जो है, वो उसी चार दीवारी में होती है, और मैं उसको सारी दुनिया के सामने ले जाता हूँ, उसका पेट नंगा करता हूँ कि ये देखो जी भूखा मर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं इसके अलावा। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो उसकी मदद नहीं होगी। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500, 2000 रुपए दे के आ जाऊंगा। ठीक 15-20 दिन के बाद उसके वही हालात होंगे। मेरे अपने ही लोगों ने, मेरी अपनी ही कम्युनिटी ने, मेरे अपने ही लोगों ने जो मीडिया लाइन में है, वो कहते थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, वाकई अपने चैनल पे रिपोर्ट किया कि ये तो सहाफत नहीं है, ये तो जर्नलिज्म नहीं है। हम किसी के घर जाते हैं, उसका दिखाते हैं ये हालात है, फिर हम अकाउंट नंबर डालते हैं उसका, फिर उसको पैसे आते हैं, ये जर्नलिज्म नहीं है। तो वो एक वीडियो था जिसका मैंने रिएक्ट किया, मुझे गुस्सा आया उसको देखकर। हम क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। लगातार मैं खबरें आप तक पहुंचाता हूं जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज खबरों के अलावा मैं जिस बड़ी शख्सियत के साथ आपको मिलाने जा रहा हूं, इस समय तस्वीरों में भी आप भी देख रहे हैं कि रविंदर जी हमारे साथ हैं, और इनकी जो तारीफ है वह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो खुद करते हैं और कहते हैं कि सर एक बार हमें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे जो भाग्य हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि सर ने जो ग्राउंड तौर पर लोगों के लिए किया है वो कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपका परफेक्ट टाइमलाइन का बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे आपने मंच दिया ये बोलने के लिए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो हमें भी पता है कि रविंदर जी जगह जगह पहुंचकर जहां भी लोगों की मदद करने के लिए वो पहुंच जाते हैं, कहीं भी जाना हो, लेकिन हम रविंदर जी की शुरुआत से जानना चाहेंगे कि रविंदर जी की शुरुआत कहाँ से हुई और किस वो समय क्या था और कैसा आपको लगा कि हाँ अब मुझे ये शुरुआत करनी चाहिए। मैं थोड़ा पीछे जाऊं, अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करूं मीडिया लाइन में। तो मैं बाय चॉइस नहीं हूं मीडिया में, मैं एक जर्नलिस्ट बाय चॉइस नहीं हूं, बाय चांस हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब जिंदगी में कुछ करना था, कुछ करना चाहते थे, ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने बांह थाम ली। मुझे आज भी याद है एनडीटीवी का वो वक्त जब मैं वहाँ पे काम किया करता था, बड़े एक लेवल से काम शुरू किया था। वहाँ जफर साहब हुआ करते थे, दर्शन जी थे, आशु जी थे, रिंकू थे, ये सब, इन सभी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ये इस लेवल का आदमी है, इसको हमने कैमरा हाथ में नहीं देना है, इसके हाथ में माइक नहीं देना है। उन्होंने पूरी हमें आज़ादी दी कि अगर आप में कैलिबर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो क्वालिफाई था मैं, पढ़ा लिखा था, तो चीज़ें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। एनडीटीवी में मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। उसके बाद वो दौर मुझे अभी भी याद है जब मुझे मौका मिला पहली बार कि आप माइक लेके जाओ और रिपोर्टिंग करो। तो एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट करना बड़ी बात थी। तो मुझे आज भी याद है मैंने वैष्णो देवी पर एक स्टोरी की थी, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद ये जर्नी शुरू हो गई, चलती गई। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम आपकी भी खबरें देखते हैं कि किस तरह से आप उस स्टोरी को किस तरह से बयां करते हैं, जब लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं देखने के लिए, हाँ भाई स्टोरी में जान है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप पहले कदम रखते हैं, आप सुनते हैं उस जगह का नाम कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो आपको किस तरह सा लगता है? जब एक गरीब खाने के लिए तरस रहा होता है, मकान के लिए तरस रहा होता है, लेकिन आपको जब ये फोन आता है और आप पहुंचते हैं, आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? साहिल साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की स्टोरीज देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूं मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूं, जो मुझे दिखाई देता है कैमरा वो कैप्चर कर लेता है। मैं कुछ भी वहां उनको बोलता नहीं हूं कि आपको इस तरह से करना है, ये करना है। जो उनके हालात होते हैं वो बता देता हूं। मैंने बड़े सोशल मीडिया पर और भी स्टोरीज देखी हैं, यहाँ पर बहुत चीखों फरियाद होती है, लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक गरीब आदमी जिसके पास खाना नहीं है वो 24 घंटे रोता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है, 24 घंटे रोना आम आदमी की बस की बात नहीं है। दुखी होता है, वो लाचार होता है, उसके चेहरे से दिखता है कि वो भूखा है।
तो बस मैं उसी लाइन पे काम करता हूँ, जो मुझे दिखाई देता है वो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। मुझे एक स्टोरी शूट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, और मैं मायूस भी होता हूँ जब ये स्टोरी शूट करता हूँ, क्योंकि किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा होता हूँ मैं कि वो गरीबी जो है, जो भूख जो है, वो उसी चार दीवारी में होती है, और मैं उसको सारी दुनिया के सामने ले जाता हूँ, उसका पेट नंगा करता हूँ कि ये देखो जी भूखा मर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं उसके अलावा। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो उसकी मदद नहीं होगी। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500, 2000 रुपए दे के आ जाऊंगा। ठीक 15-20 दिन के बाद उसके वही हालात होंगे। तो वो मुझे बड़े दुखी होकर वो उसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। फिर लोग ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और शुरुआती दौर में मैं आपको बताऊं साहिल साहब, जब मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में, शायद कोरोना पीक पे था, काफी लोगों ने इसकी मुखालफत की। मेरे अपने ही लोगों ने, मेरी अपनी ही कम्युनिटी ने, मेरे अपने ही लोगों ने जो मीडिया लाइन में है, वो कहते थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, वाकई अपने चैनल पे रिपोर्ट किया कि ये तो सहाफत नहीं है, ये तो जर्नलिज्म नहीं है। हम किसी के घर जाते हैं, उसका दिखाते हैं ये हालात है, फिर हम अकाउंट नंबर डालते हैं उसका, फिर उसको पैसे आते हैं, ये जर्नलिज्म नहीं है। वो एक वीडियो था जिसका मैंने रिएक्ट किया, मुझे गुस्सा आया उसको देखकर। हम क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो? हम तो किसी की मदद कर रहे हैं, और खुद से नहीं कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। उसके बाद किसी भी चीज को पलटने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। शायद बाद में उन लोगों को समझ आ गई होगी, देर लगी, समझ आ गई। उसके बाद वो लोग भी तारीफ करने लगे इस काम की, और शायद आज वो लोग वो काम कर भी रहे हैं जिन्होंने शुरू में मुखालफत की थी। तो इसी तरह से सफर चलता रहा। सुकून मिलता है साहिल साहब, सबसे बड़ी बात है सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है कि ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये माइक जो हमें मिला है, ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जब भी कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है, 4 लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर आपको मुंह पे कह देते हैं कि नहीं, ये गलत है, आप ये नहीं करो क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन जब तक बंदा ठान ले कि मैं कुछ करके रहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने खबर वो स्टोरी की, लोग कह रहे थे कि नहीं होगा कुछ भी, लेकिन अब वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपने जो स्टोरी चलाई उसको देखकर वो भी स्टोरी ऐसी चला रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको कि आप कहां तक पहुंच गए? मुझे लगा कि अगर मैं उस वक्त रुक जाता, उन्होंने जो मुखालफत शुरू की थी, चंद लोग थे, ज्यादा नहीं थे, 1-2 थे, उन्होंने जो मुखालफत की, अगर मैं डर जाता और रुक जाता, मुझे यहां तक कहा गया, साहब आप साहिल साहब ऑन कैमरा, मुझे यहां तक कहा गया कि ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा, क्योंकि ये लोगों के अकाउंट नंबर दे रहा है, वहां पैसे आ रहे हैं, कल को ईडी, इनकम टैक्स हम पर नकेल कसेंगे, हम हमारी अकाउंट को खंगालेंगे, हमें ईडी ऑफिस बुलाया जाएगा, फिर हम लोग चिल्लाएंगे मीडिया वाले कि देखो जी हमारे साथ क्या हो रहा है। इस तरह तक, यहां तक कहा गया कि ये हम सबको मुसीबत में डालेगा एक दिन। उसका भी रिएक्ट किया मैंने अपनी रिपोर्ट में उसका जवाब दिया। मैंने ये कहा, साहब साहिल साहब, पता नहीं आपने वो रिपोर्ट देखा है या नहीं देखा, मुझे मेरा एक फोन तोड़ दिया गया था जीवल चौक में जी। मैं कोई शूट कर रहा था, एक बड़ा रईस ज्यादा आया, उसने फोन पकड़ा, नीचे फेंक दिया, और मेरे मुंह पे मुझे कहा, तुम लोग तो 5-5 हजार के लिए बिक जाते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस वक्त। मैंने कहा शायद ये कह रहा है, सच्ची कह रहा होगा, मैं 5 हजार में बिकता हूँ। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई कि ये रविंदर हमें एक दिन फंसाएगा ईडी के चक्कर में, हम सब मीडिया वाले फंस जाएंगे, 1-2 लोगों ने कहा, ज्यादा नहीं कहा। फिर मैंने उसका रिएक्ट किया। मैंने कहा, साहब अगर हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी डिपार्टमेंट हमारे अकाउंट खंगालता है तो अच्छी बात है ना, बिल्कुल, वो खंगाले, हमें पता चले। जब कोई रास्ते में हमें पूछे, उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था, कल कोई रास्ते में मुझे पूछे कि तू तो 5-5 हजार में बिक जाता है, तो मैं उसको जवाब दे सकूं, साहब मेरा हर 3 महीने 6 महीने में ईडी चेक करता है मेरा सारा स्टेटमेंट, मैं तो नहीं बिकता, आप अपने बारे में बात करो। तो ये अच्छी बात है ना, डरना क्यों है? डरेगा वो जिसको ईडी का डर होगा, इनकम टैक्स का डर होगा, जो चोर होगा, जिसने कोई गलती की होगी। नहीं रुका, तब भी नहीं रुका, मैं करता गया, आज तक स्टोरीज कर रहा हूँ। लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यहाँ भी जाता हूँ, जिस रास्ते से निकलता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, जब वापसी में आता हूँ, उनको पता चलता है कि रविंदर की गाड़ी यहाँ से गई है, वापसी में उन्होंने मेरे लिए टेबल लगाकर खाना रखा होता है, चाय रखी होती है,
तो इससे ज्यादा इज्जत और क्या होगी साहिल साहब? सर एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा, जिस तरह से आप लोग मदद करते हैं लोगों की, जम्मू की बात करें तो जम्मू में इतने पहाड़ी इलाके नहीं हैं, आप मदद करते हैं वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कश्मीर इलाके में आप भी जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, दूर पड़ता है, काफी चढ़ाई भी वहाँ पर होती है, टीम आपके साथ होती है, लेकिन किस तरह से आप उसकी पहल करते हैं और स्टोरियां वहां से जो आप निकालते हैं, जो लोग देखते हैं नम आंखों के साथ देखते हैं, और आपकी क्या दुर्दशा रहती है जब आप पहला कदम उसके घर पे रखते हैं जहां परेशानी ही परेशानी होती है आसपास? बिल्कुल साहिल साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया। हम सोच रहे थे, स्टेट सेंटिनल की टीम पूरी सोच रही थी कि अब हमें कश्मीर भी कवर करना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं। वो कहते हैं साहब हम भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आप हमें अपना नहीं समझते हो। लेकिन कहानी ये है साहिल साहब कि जब हमें कोई कॉल आता है यहाँ से 20, 50, 100, 150 किलोमीटर दूर से, हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है मुझे एक दिन में कम से कम 20 से 25 कॉल आते हैं स्टोरीज के, जो मजबूर लोग होते हैं, और ये भी सच है कि उनमें से 10 जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें ग्राउंड में जाना जरूरी होता है। तो कश्मीर तक जाना, हम जा सकते हैं, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, जाएंगे, हमारे वहाँ पे सोर्सेस होंगे, लोग होंगे, तो हम जरूर वो शुरू करेंगे। लेकिन मेरी स्टोरी में क्या होता है कि अभी कॉल आया, कोई बोलेगा साहब मेरे घर में ये हो गया, मुझे जरूरत है, मैं भागा भागा कभी नहीं जाऊंगा। हमारी इंस्टेंट स्टोरी कभी नहीं होती, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि हमें लोगों की जेब से पैसे निकालने हैं। अगर मेरी स्टोरी देखकर साहिल साहब 10 रुपए डोनेट कर रहे हैं, तो आपने वो 10 रुपए बड़ी मेहनत से कमाए होंगे, तो मैं वो 10 रुपए उस जगह लगवाने की कोशिश करूंगा जो जेन्युइन होगा। इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। कश्मीर में बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं ये। जी सर, पहाड़ी इलाकों का मेरा मतलब है कि जैसे आप लोग, आपने कई सारी ऐसी वीडियो चलाई है यहाँ पर आप पहाड़ी चढ़कर गए हैं, पैदल पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन वहां की अगर परेशानियों की बात करें तो आपने खुद जाके, क्योंकि हमने वहां जाकर नहीं देखा, आप खुद वहां पर गए हैं, पहला कदम आपने वहां पर रखा है, और लोग जब खबर करते करते नम आंखों के साथ अपने आंसू टपकाने लगते हैं, तो रविंदर जी को किस तरह का महसूस होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब लोगों के फोन कॉल्स आते हैं साहब, कभी फोन करते करते वो फोन काट भी देते हैं, रो पड़ते हैं फोन करते करते, मुझे तब ऐसा लगता है कि जो मैंने काम इनको, जो किसी की कहानी बताई है, किसी की गरीबी, लाचारी, भूख इन तक पहुंचाई है, उसमें मैं कामयाब हो गया। क्योंकि अगर आपने किसी की आंख में आंसू आ गए आपकी स्टोरी देखकर, दैट मीन्स कि वो स्टोरी उनके दिल तक पहुंच गई। मैंने उस काम के साथ जस्टिस किया। और जब दुख होता है बाजी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। जब भी किसी की लाचारी देखते हैं, भूख देखते हैं, आपको मैं क्या बताऊं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, वो कहानी मैंने की नहीं, हालांकि हेल्प हो गई, हमने अपने लोगों से कहकर उनकी हेल्प करवा दी। एक बड़ा हब सामने आया, सब कुछ उसने संभाल लिया। एक माँ थी, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, एक मुस्लिम बहन थी मेरी, उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक की उम्र होगी 5 साल, एक की 7-8 साल। उनके अब्बू की अचानक डेथ हो गई, लेकिन वो बच्चे आज से 7-8 महीने पहले अपने अब्बू का इंतजार कर रहे थे। माँ ने नहीं कहा डेथ हो गई है, तो अब क्या करते थे, उनकी यहाँ उसके अब्बू की कब्र थी, वहां जाकर वो बच्चे बैठते थे, दोनों बच्चे, और वहां के जो आस पड़ोस वाले थे, कभी उस कब्र पर बिस्किट, कभी जूस, कभी कुछ रख देते थे। आपके अब्बू ने भेजा है ये, उनको अभी भी नहीं पता था कि अब्बू इस दुनिया में नहीं है। वो कहानी मेरे पास जब आई तो मैं नहीं कर पाया वो कहानी। मैं उस घर तक पहुंचा, उस माँ तक पहुंचा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये भ्रम में तोड़ सकूं कि वो जो कब्र पे वो रखा जाता है जूस, चिप्स, बिस्किट, आपके अब्बू नहीं रख रहे हैं। मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक बड़ा हब सामने आया जिसने उनकी काफी हेल्प की, उन बच्चों की, उस माँ की। ऐसी कहानियां होती हैं, यहाँ आप लाचार हो जाते हो, बेबस हो जाते हो। इस दौर से गुजर चुका हूँ, और यह भी सही बात है कि अब मुझे आदत सी हो गई है। अब आदत सी हो गई है, क्योंकि इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतने पहाड़ चढ़ चुका हूँ, इतने, हमने कुछ नहीं किया, लोगों ने हमारे कहने पर हम पे ट्रस्ट करके लोगों ने जो मदद की है। अब लगता है कि ऐसी कोई कहानी हो, ऐसा कोई जेन्युइन इश्यू हो जिसकी हम मदद कर सके, लोगों तक उनकी आवाज पहुंचा सके, वो तस्वीरें पहुंचा सके। सुकून मिलता है साहब, सुकून मिलता है सब करके। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि रविंदर जी तो मदद कर रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं, टीवी चैनल पे दर्शा रहे हैं कि क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है लोगों को, लेकिन आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में ऐसी भी लोग हैं जो रविंदर जी के वीडियो के बिना लोगों की मदद कर सकते हैं?
हाँ सर, ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे साथ चलते हैं स्टोरीज में 25, 30, 40, 50, 60, 70 लोग होंगे, जी लेकिन 70 लोग 20-25 लाख का आंकड़ा नहीं जुटा सकते। ऐसी स्टोरीज भी हुई हैं यहाँ 19 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ये तो आम सी नंबर्स है। 25 लोग मिलकर नहीं कर सकते। वो जो डोनर है, जो कहीं दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट करता है, या फिर मेरी कैमरा पहुंचने से पहले ही उनके घर में राशन पहुंचा, मुझे पता भी नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं होता, उनके हाथ में 50,000, 1 लाख रुपए कैश दे के आ जाता है। मैं पूछता हूँ ये कौन दे गया आपको? वो बोलते हैं कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने नाम नहीं बताया। तो ये नंबर बहुत बड़ा है। जो लोग मदद करना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि मेरी स्टोरी के बिना भी मदद हो सकती है। ऐसी कहानी नहीं है कि मैं यहाँ जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लोगों को चाहिए एक वो तस्वीर, एक वो ट्रस्ट, एक वो विश्वास, यहाँ उनको लगे यार ये बोल रहा है सच्ची होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पायदान से कभी नीचे ना उतरूं, कभी मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कभी कोई ऐसी स्टोरी ना कर दूं जिसपे मैं भी भ्रम में रहूं। इसलिए मैं पूरी तरह से पहले इन्वेस्टिगेट करता हूं, उस कहानी को समझता हूं, फिर लोगों तक पहुंचाता हूं। सर आखिरी में आप जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है जो मदद करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम मदद करें कि ना करें, क्या वो सच्चाई है, क्या वो झूठ है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल साहिल साहब। मैंने अपने वीडियो में हमेशा कहा है कि आपको मदद करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर रविंद्र की स्टोरी आप देख रहे हो, जितेंद्र की देख रहे हो, साहिल की देख रहे हो, किसी की भी स्टोरी देख रहे हो, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर आपने तीसरा ऑप्शन चुना तो फिर आप गैर जिम्मेदार हो। मैं डोनर से कह रहा हूं। 2 ऑप्शन क्या है? पहले जो अकाउंट नंबर दिया गया है उस विक्टिम फैमिली का, वेरीफाई करो उसी का है। अगर उसी का है, पहला ऑप्शन है आपको उसी में डिपॉजिट करना है, जो डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन है आप फिजिकल जाओ उस बंदे के पास, अपने हाथ से उसको पैसे दो, राशन दो, जो देना है दो। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप तीसरा ऑप्शन चूज करते हो तो कल को रविंद्र को ब्लेम मत करो या साहिल को ब्लेम मत करो कि रविंद्र करप्ट है, साहिल करप्ट है। आप लोग करप्ट बना रहे हो हमें। आप तीसरा ऑप्शन चूज कर रहे हो, या आप हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो या हमें हमारे हाथ में कैश पकड़ा रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो। सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक आप फिजिकली जाओ, दूसरा डायरेक्ट उनके अकाउंट में डिपॉजिट करो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो तीसरा ऑप्शन चूज करता है वो गलत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू साहिल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मुझे लगता है कि मैं बड़े कम इंटरव्यूज करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परफेक्ट टाइमलाइन का कि आपने मुझे मौका दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू बाजी, थैंक यू। तो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा था, लेकिन सर ने जो आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं, क्योंकि आप लोग भी दुविधा में पड़े रहते हैं कि ये स्टोरी चलती है, आप लोगों भी इमोशनल होते हो, आप लोगों को भी लगता है मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक और ये भी सोचते हो कि क्या इसमें सच्चाई है, क्योंकि आजकल जो स्टोरियां आती हैं उस पर सच्चाई दर्शाई गई होती है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। लेकिन उसको कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये स्टोरी सच्चाई पर है, क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या कितनी सच्चाई बनी हुई है, ये पता करने के लिए आपको सातों से रविंदर जी ने किस तरह से बताया कि आपको पहले तो जो अकाउंट नंबर दिया गया है उससे कंफर्म करना है, उसको वेरिफिकेशन करनी है कि वो सही है कि नहीं है। और अगर वो नहीं आप कर सकते तो आप खुद उनके घर पे पहुंचिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके हाथों में जो आप मदद करने चाहते हैं वो पकड़ाइए, ताकि जो आपकी मदद है विफल ना जाए और जो आपकी मदद है उन तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसी चीजें जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं कि किस तरह से फ्रॉड भी किया जाता है, लेकिन आप लोगों से जो आज मैंने बातचीत करवाई रविंदर जी से, उन्होंने साफ तौर से जो हमें टाइम दिया और जो हमें बातें सिखाई हैं और जो आप लोग सीखने वाले हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं ऐसे हम फिर मिलें और ऐसी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। तब तक के लिए आप लोग देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी इन शख्सियत को अच्छी तरह से जानते हैं और काफी स्टोरी आप इनकी देख चुके हैं। ऐसे ही देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनमोल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।